अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ, आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम पढ़ रहे हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा होल्डर एंड ड्यू कोर्स वगैरह क्या है। तो बेसिक सा दोबारा उनका रिकैप कर लेते हैं। होल्डर से मुराद जी कोई भी शख्स है जिसके पास आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस वक्त, मतलब अगर तो बेरर इंस्ट्रूमेंट था तो जिसके पास उस वक्त मौजूद है, जो उसको पोजेशन में रख रहा है, वो आपका कहलाएगा होल्डर। और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो जिसके नाम पर बना है वो, या जिसको इंडोर्स किया गया है, मतलब इंडोर्सी या पेई, मतलब वो बंदा उस वक्त होल्डर उसका कहलाएगा। जैसे ही वो आगे किसी को इंडोर्स कर देगा तो ओबियसली अगला जो इंडोर्सी होगा वो उसका होल्डर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेरर में इंडोर्समेंट नहीं करनी होती, सिर्फ निगोशिएट होता है, मतलब आगे ट्रांसफ़र होता है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये टर्म यूज़ नहीं की बेरर वाले के लिए। उस वहाँ पर उन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई जो बंदा उसको होल्ड कर रहा है एट दैट टाइम दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अ होल्डर। अच्छा, फिर हमने कहा जी होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है। तो हमने कहा पहले तो वो होल्डर होना ज़रूरी है, फिर आगे है जी इन ड्यू कोर्स क्या है। इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि सर उस बंदे के पास एक डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट आया था, मतलब है कि जिस शख्स ने उसको ट्रांसफ़र किया है, जिस शख्स ने उसको निगोशिएट किया है, वो असल में उसका लीगल ओनर नहीं था, लीगल टाइटल नहीं रखता था। उसको चोरीशुदा मिल गया, गुमशुदा मिल गया, किसी और बंदे का छीन लिया, उसने फ्रॉड श्रॉड करके कोई नाम शाम चेंज करके कर दिया। लेकिन ये जो बंदा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने इन गुड फेथ लिया है, प्रॉपर उसकी तसल्ली की है कि किसी तरह का उसमें डिफेक्ट है तो नहीं। ठीक है, और फिर ना तो इसको ये पता था कि डिफेक्टिव टाइटल था उसका, फिर इसने अगेंस्ट एडिक्वेट कंसिडरेशन लिया है, प्रॉपर जितनी रीज़नेबल कंसिडरेशन उस वक्त बनती थी वो देकर लिया है, गुड फेथ में लिया है। तो ये कहा जाता है कि यार ये शख्स जो है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। मतलब ये कल अगर पता चल जाए कि भाई ये बंदा पेमेंट लेने गया है और पता चला कि नहीं जी ये तो चोरी का था, तो इसको नहीं पकड़ा जा सकता। उल्टा ये सब पे पिछले लोगों पे केस कर सकता है कि सर मैंने तो इन ड्यू कोर्स लिया है, मेरे आप देख लें तमाम एसेंशियल्स पूरे हैं, मैंने इन गुड फेथ लिया, अगेंस्ट कंसिडरेशन लिया, बिफोर मैच्योरिटी लिया है। ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है, बल्कि मेरे पास आके इसका टाइटल बेटर हो गया, बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने तो हर तरह के इसको मतलब कि चीज़ों से पाक किया है, फिर जाके मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब आगे अगर हम चलें तो हम देख रहे हैं जी मज़ीद कुछ चीज़ें, उनके अंदर हमारा होल्डर एंड ड्यू कोर्स हो गया है। आज हम थोड़ा देखते हैं जी ट्रांसफ़र ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब अभी तक तो हमने वर्ड सुना हुआ ना कि इंडोर्समेंट करके ट्रांसफ़र कर देंगे या मेयर डिलीवरी, सिंपल डिलीवरी करके ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन होती किस तरह से इसको हमने देखना है। तो भाई बेसिकली ये जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट की किस तरह से होगी, इसको हमने देखना है। तो इसमें अगर हम दो तरह की चीज़ें बनाए, फॉर बेयरर इंस्ट्रूमेंट, बेयरर के लिए अलग है, हमें पता है अगर इंस्ट्रूमेंट बेयरर था, किसी का नाम नहीं था, किसी के ऑर्डर का नहीं था, तो फिर क्या करना है, और अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो भाई फिर क्या करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें। बेयरर के लिए हमने भाई पढ़ा हुआ है कि अगर इसको ट्रांसफ़र करना हो तो सिंपल मेयर डिलीवरी, सिर्फ डिलीवरी जो उसकी है वो अगर आप कर दें, अगले बंदे को दे दें, तो भाई आपका क्या हो जाएगा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट अगले बंदे को चला जाएगा। ठीक है, अगर मतलब आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो बेयरर है उस वक्त, आगे जाके बेयरर नहीं बनना। अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है वो उस मोमेंट पे क्या है। अगर उस मोमेंट पे ऑर्डर है तो उसका और तरीकाकार है, अगर उस मोमेंट पे बेयरर है, मतलब है कि मैंने चेक का आपको देना है लेकिन चेक ओपन है अभी से ही, तो मैं सिंपल आपके हाथ में पकड़ा दूंगा चेक, चलो जी ख़त्म, निगोशिएट हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। बात आ रही है समझ, सिर्फ डिलीवरी से। लेकिन अगर अभी मेरे हाथ में चेक है, ऑर्डर है, अब मैंने आपको देना है, अब देने के भी दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसके भी आगे दो तरीके हो सकते हैं, मतलब है कि आगे हम इसको या तो बेरर के तौर पे देना चाह रहे हैं, ये मतलब जो मैं बना रहा हूँ उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सिर्फ इसको देखेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। अगर तो आपने ऑर्डर से बेरर बनाना है, मतलब इसको मैं ये लिखता हूँ ऑर्डर टू बेरर और साथ ट्रांसफ़र भी करना है, या ऑर्डर टू ऑर्डर ही करना है, तो फिर एक तरीकाकार है। ठीक है, अच्छा अगर ऑर्डर टू बेरर करना है आपने, तो फिर आपने भाई क्या करना है,
सिंपल आपने क्या अपने साइन करने हैं इसके ऊपर, ठीक है, एंड डिलीवर, और डिलीवर कर दो। क्योंकि अगले बंदे का नाम नहीं ना लिखना, मेरे हमें सारे कॉन्सेप्ट सीधे हैं अब हमारे, है ना। बेरर इसको बनाना है हमने और अगले बंदे को देना है। तो भाई जब अगले बंदे का नाम ही नहीं लिखना तो इधर नाम लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल साइन करो डिलीवर कर दो। अच्छा, लेकिन अगर हमने ऑर्डर था पहले भी और आगे भी इसको ऑर्डर बनाना है तो भाईजान फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको आगे फिर साइन करेंगे एंड नेम ऑफ ऑर्डर जिस बंदे को देना है वो, एंड डिलीवर ये कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये हमने जो पढ़ा ना, हमने कहा कि बियरर को आगे भी बियरर ही देना है, तो फिर तो ये है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी हम दोनों चीज़ें ले आए, दोनों चीज़ें ले आए कि अगर हमने बियरर को आगे भी टू बियरर ही चलाना है, या टू दूसरा क्या था ऑर्डर, अभी खाली है बियरर है, आगे ऑर्डर को देना है, तो भाईजान अगर तो बियरर ही चलाना है तो साइन शाइन कोई नहीं होने, ओनली डिलीवरी, मेयर डिलीवरी, सही है, सिंपल डिलीवर कर दो। दूसरा क्या था, ऑर्डर को करना है तो फिर आपका वही तरीका हो जाएगा, साइन साइन नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमारे तो कोई साइन थे ही नहीं, हम तो बियरर थे, पता ही नहीं हम कौन है। अगले बंदे का नेम आएगा, नेम ऑफ ऑर्डर ये लिख देते टू अली एंड डिलीवर। अपने साइन आपने कब करने हैं, जब ऑर्डर था, तो लॉजिक फिर बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल शहबाज के नाम का था, अब शहबाज अपने साइन करेगा तो पता लगेगा कि क्या वाकई ही शहबाज ने आगे इसको ट्रांसफ़र किया है। अगर ये बियरर था, शहबाज के पास था तो सही, लेकिन मेरे नाम का नहीं था, तो फिर मैं अब साइन करके उधर क्या कर लूँगा, किसी को क्या पता कि इसी के साइन है या नहीं। तो फिर वो जब चीज़ है ही नीडलेस तो उसको क्यों इसमें इंक्लूड किया जाए। तो सिंपल अगले बंदे का नाम लिखो और इसको डिलीवर कर दो। बात आई है समझ आपको। आए ज़रा आप इधर से पढ़ते हैं। उसने कहा जी पहले तो नेगोशिएशन से क्या मुराद है, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, किसी बंदे को ट्रांसफर किया जाता है, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन, अगले पर्सन को द होल्डर ऑफ इट, होल्डर बनाने के लिए द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी निगोशिएटेड। जब आप एक इंस्ट्रूमेंट को अगले बंदे के नाम पे ट्रांसफर करते हो इस मकसद के तहत कि अगला बंदा इसका होल्डर बन जाए, तो भाईजान इसको हम क्या कहते हैं, निगोशिएट हो चुका है, ठीक है, ये ट्रांसफर हो चुका है, ये हम कहते हैं। द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन रिवील्स दैट नेगोशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द ट्रांसफर इज मेड इन सच अ मैनर एज टू मेक द ट्रांसफरी द होल्डर ऑफ इट एंड इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ठीक है, कि आप इसको लीगली ट्रांसफर करें अगले बंदे को, ठीक है, और अगले बंदे के पास वो चीज़ जा चुकी है। देखें लीगल उन्होंने इसलिए कहा कि ये ना हो कि फिर आप चोरी की चीज़ें उठा उठा के देते रहें। आप देखो अगर आपने चीज़ उठा लिया, होल्डर तो आप बन जाओ, लेकिन अब लीगल होल्डर नहीं है ना उसके, बात आई समझ। इस तरह जब आपने ट्रांसफ़र करना है तो लीगली आपने ट्रांसफ़र करना है उसको, कि आपके पास राइट्स था ट्रांसफ़र करने का, आपने अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर दी है वो, कि अब आप इसके होल्डर हैं, ठीक है। तो ये निगोशिएशन है। अब बात है कि इंडोर्समेंट, हमने जो वर्ड यूज़ किया, मतलब साइन वगैरह हम कहते हैं, इसको इंडोर्समेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। वैसे ई के साथ भी होते हैं स्पेलिंग इंडोर्समेंट, ये भी इंडोर्समेंट है, ठीक है जी। ये क्या है, वो कहते हैं व्हेन द मेकर, प्रोमिसरी नोट वाले केस में मेकर था, सही। व्हेन द मेकर और होल्डर, या जिसके पास भी है वो होल्डर है, मतलब है कि वो उसने कहा कि इनिशियल पर्सन, सबसे पहले वाला बंदा, वो भी करता है इसको इंडोर्स करता है, या उसके बाद वाले जो बंदे हैं जो सब्सिक्वेंट इंडोर्समेंट होते हैं उसके लिए होल्डर वर्ड यूज होगा ना, क्योंकि जिसके पास भी अब है वो होल्डर कहला रहा है। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, मतलब सेम का मतलब उसी चीज को साइन कर देता है, अदरवाइज देन एज सच मेकर, मेकर के तौर पे नहीं अब साइन कर रहा। देखो मेकर या ड्रॉर तो था फर्स्ट टाइम, इशू के टाइम पे जब किया गया था तो तब मेकर या ड्रॉर था। इसका मतलब जो इशू हो रहा है ना वो भी है इंडोर्समेंट ही, बात आ रही समझ। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बाद भी जो हो रही है ना वो भी इंडोर्समेंट्स हैं। इशू वाली इंडोर्समेंट का नाम तो प्रॉपर इशू है ना, उसको तो बोला ही इशू जाता है। जब जिंदगी में पहली बार चेक ड्रॉ होना है, या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होना है, या प्रोमिसरी नोट मेक होना है, बनना है, तो वो इशुएंस है, ठीक है। वो कहता है इसके बाद जब किया जाएगा तो वो फिर मेकर तो नहीं करेगा ना, अगले बंदे करेंगे कि यार मेरे पास एक प्रोमिसरी नोट था, मैंने किसी के पैसे देने थे, मैंने आगे कर दिया, मैं मेकर तो नहीं था, मेकर तो कोई और बंदा था, मेकर ने मुझे दिया, मैंने आगे किया, उसने आगे किया, उसने आगे किया, अब हम लोग होल्डर्स थे,
उसको होल्ड कर रहे थे ना, प्रोमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या चेक को, ठीक है। तो वो हम लोग भी भाई आगे कर सकते हैं, लेकिन हम ओबियसली हम मेकर के तौर पे नहीं कर रहे, हम होल्डर के तौर पे कर रहे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ निगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ ऑन और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयर टू। इसका मतलब है कि 3 तरह के इंडोर्समेंट आप कर सकते हैं 3 तरह की जगह पे। या तो आप पहले करते हो फेस पे उसके, चेक करना तो चेक की शक्ल पे कर दो। चेक वाले वैसे तरीके के अंदर उनका स्टेट बैंक का जो कानून है वो कहता है बैक साइड पे करो, सही है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने कह दिया एक्ट ने कि भाई आप कर सकते हो, तो स्पेसिफिकली अगर आप चेक की तरफ जाओगे तो आप बैक पे ही करोगे, ठीक है। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का आप फेस पे कर लो, जगह नहीं है बैक पे चले जाओ, उधर भी जगह नहीं है। वो कहते हैं मतलब है कि इतने लोगों ने इंडोर्स कर दिया, 50 लोगों ने इंडोर्स कर दिया, साइन कर करके जगह ही खत्म हो गई आगे पीछे। फिर वो कहते हैं एक पेपर लो, स्लिप लो, उसके ऊपर साइन करो, उसको सारा स्टेपल कर दो, ठीक है। वो भी खत्म होगी, अगला पेपर उठाओ। इंडोर्समेंट की लिमिट कोई नहीं है, जब तक मर्जी करते रहो, ठीक है। अगर अगला मतलब एक डेट रखी हुई है तो डेट तक आप करते रहो, वो पेमेंट हो जाएगी उसकी। अच्छा, उसने कहा जी बैक और फेस और देयर ऑफ और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एनेक्स देयर टू और सो साइंस फॉर द सेम पर्पज स्टैम्प पेपर। या उसने कहा यार स्टैम्प पेपर के ऊपर कर दो यार। चौथा तरीका बता देता हूँ। स्टैम्प पेपर देखा होगा ना, जब आप लोग हॉस्टल में स्पेशली जाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प पेपर होता है, उस पर आपके भी साइन हो जाते हैं। तो वो एक 50-100 रुपये का स्टैम्प पेपर उसके ऊपर कहता कर दो, ठीक है। अगर आपने मजीद, क्योंकि स्टाम्प पेपर जो होता है ना वो अदालत उसको थोड़ा ज़्यादा इज्जत दे देती है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली सब फेक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चलो मतलब है कि कोर्ट उसको कहती है कि यार आपने वाकई ये, क्योंकि स्टाम्प पेपर का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको बैक कर रही है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप अगर उसके ऊपर एक चीज़ कर रहे हो तो आपका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथन है चीज़। वैसे तो आपको पता है ना कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी वैलिड है, इवन इम्प्लाइड भी उतना ही वैलिड है, लेकिन जाहिर है कि रिटर्न हो, रिटर्न को भी अगर आप स्टैम्प पेपर पे कर लो थोड़ा मज़ीद उसके अंदर स्ट्रेंथ हो आ जाती है। एक उसको समझ लें कि लीगल उसका स्टांस थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाता है, साबित करना ईजी हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा स्टाम्प पेपर के ऊपर भी आप कर सकते हैं कि भाई ये मैं उसको दे रहा हूँ। इंटेंडेड टू बी कंप्लीट एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही सेट टू इंडोर्स द सेम एंड इज कॉल्ड द इंडोर्सर। बार अब जरा समझ लें। उसने कहा जी अब एक मेकर या होल्डर जो है वो किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपने साइन करता है, ठीक है, उसके फेस पे, बैक पे, पेपर के ऊपर वो नेक्स्ट करता जाता है, या एक स्टैम्प पेपर के ऊपर। मकसद उसका ये होता है कि मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ अगले बंदे को, तो कहते हैं ऐसे शख्स को इंडोर्सर बोला जाता है, वो इंडोर्समेंट कर रहा है। और जिस बंदे के नाम पे की जा रही है, मतलब जो ट्रांसफरी है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? इंडोर्सी बोलोगे इस केस में भाईजान, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन ऑब्वियसली थोड़ी उन्होंने टेक्निकल सी बिल्कुल लीगल टर्म्स में लिखी है, तो आप इसको आसान अल्फाज में भी लिख सकते हो, ठीक है। आसान अल्फाज में आप कुछ भी बना लो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट signs the negotiable instrument on its face or back or on the paper annexed thereto or on a stamp paper for the purpose to negotiate the instrument to another person, such person is called an endorser, and the person on whose name the negotiable instrument is transferred is called an endorsee, and this process is called endorsement. ये मेरे ख्याल में आप लिख सकते हैं, थोड़ा पीछे करके दोबारा सुन के लिख लेना, आसान अल्फाज में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वो बेसिकली कहना चाहता है। वो कहते हैं द टर्म इंडोर्समेंट मे बी डिफाइंड एज साइनिंग वंस नेम ऑन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग इट इनटू अनदर पर्सन। उसने आसान सी अल्फाज में कह दिया, लेकिन अगर पेपर में आता है तो आपने ऊपर वाले को ज़्यादा मतलब थोड़ा लेंथी करके इसको लिखना है, ठीक है। इसेंशियल्स आ गए भाई, कि अगर आप इंडोर्समेंट करना चाह रहे हैं तो उसके क्या इसेंशियल्स हैं। पहले तो देखें ना, हमें पता लगे कि इंडोर्समेंट हमें चाहिए कहाँ पे। हमें भाई इधर चाहिए इंडोर्समेंट, ठीक है। तो अगर वो हम करना चाह रहे हैं इंडोर्समेंट तो उसके इसेंशियल्स, ये जो 5 चीज़ें 5 की 5 मौजूद होनी चाहिए। पहले नंबर पे वो कहते हैं इट मस्ट बी ऑन इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होनी चाहिए। अगर वहाँ पर जगह नहीं बची इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसकी बैक पर चले जाएं। अगर वहाँ पर भी जगह नहीं बची भाई, फिर एक आप स्लिप के ऊपर, स्लिप ऑफ पेपर, एक पेपर के ऊपर चले जाएं, ठीक है। और उस स्लिप ऑफ पेपर को अलोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अलोंग। ये पेपर में MCQ आ सकता है, ALLONGE। अलोंग किसको कहते हैं? एक स्लिप ऑफ पेपर जिसके ऊपर इंडोर्समेंट करके उस पेपर को साथ स्टेपल कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट के, उसको अलोंग बोला जाता है, ठीक है। अलोंज भी बोल सकते हैं, ठीक है भाईजान, आइए समझ। तो पहला तो ये है कि भाई उसके ऊपर होनी चाहिए, जगह नहीं है बैक पे करो, जगह नहीं है पेपर के ऊपर करो, ठीक है, या स्टाम्प पेपर के ऊपर कर दो, ठीक है।
आगे, इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर, लाजमी है कि साइन किए हो इंडोर्सर ने, फॉर द पर्पज ऑफ निगोशिएशन, सिग्नेचर ऑफ द इंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी एडिशनल वर्ड्स इज सफिशिएंट। कहता है कि सिर्फ साइन भी कर देना तो सफिशिएंट है, आगे मजीद ना भी लिखे। मिसाल तौर पे ये भी लिख सकता है कि दिस इज इंडोर्स बाय मी, ये भी लिख सकता है, या कुछ और इस तरह का लिख सकता है। वो कहता है जरूरी नहीं है, ये साइन लाजमी है, साइन याद रखने। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोई स्टेटमेंट लिखना भी साल लाजमी है या सिर्फ साइन, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन मस्ट है। हाँ, सारा कुछ लिखना चाहता तो लिख दे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नेसेसरी फॉर एंडोर्समेंट, कोई स्पेशल कोई वर्ड्स नहीं बताए हुए हैं कि यही लिखने हैं आपने, आपका जो दिल, उर्दू इंग्लिश पंजाबी जैसे दिल करता है आप लिखते हैं, साइन करते हैं बस, यार ये इस बंदे के नाम पे, ठीक है। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट। कहते हैं सिर्फ इंडोर्समेंट करके जेब में नहीं डाल लेना, ये अगले बंदे को थोड़ी क्या है। इंडोर्समेंट होगी साथ डिलीवरी होगी भाई, ठीक है, डिलीवर भी अगले बंदे को करना है, फिर उसके पास जाएगा ना। निगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर इंस्ट्रूमेंट, इंडोर्समेंट फॉर पार्ट ऑफ द अमाउंट इज इनवैलिड। हाँ, ये बात याद रखें, अगर आपका चेक है 10 लाख रुपए का और आप इंडोर्समेंट कर देंगे इसका 5 लाख रुपया मैं आगे इस बंदे को देता हूं, तो भाई अब देखो चेक तो एक है ना, आपने कहा कि साथ लॉजिक समझ लें बात का, आपने कहा कि डिलीवर भी करना है, डिलीवर उसको आपने चेक कर दिया है, लेकिन आपने कहा 10 लाख में से 5 लाख मैं इसके नाम का देता हूं, तो भाई बाकी 5 लाख का क्या करें, चेक तो पूरा ही अब कैश होगा ना। आइए बात समझ, इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिस नोट, वो इसलिए कहते हैं कि भाई पूरी की पूरी एंटायरिटी जो है ना, उसका जो पूरा कंप्लीट है आपका इंस्ट्रूमेंट, पूरे इंस्ट्रूमेंट को आपने निगोशिएट करना है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट आपने करना है, ठीक है, पार्ट ऑफ इट को नहीं निगोशिएट करना। बात आई समझ। ये भाई एसेंशियल्स थे। एग्जांपल देखें, अ बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ इमरान, एक बिल था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो पेएबल टू ऑर्डर ऑफ इमरान था, इमरान साहब ने साइन किया उसकी बैक पर, एंड ऑफ द बिल एंड डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इंडोर्सी, और इंडोर्सी का नाम नहीं लिखा, तो भाई जरूरी भी नहीं है। देखो ये वाला था ना, वो इसमें फिट हो रही है ना एग्जांपल, उसने अपने साइन किए हैं, अगले बंदे का नाम लिखें, जरूरी तो थोड़ी है कि हमेशा ऑर्डर ही करना है आपने, आपका इस वक्त ऑर्डर था, आपने उसको बिलर बना दिया तो भाई सही है, और डिलीवर कर दिया तो वैलिड इंडोर्समेंट है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर वो अपने साइन भी ना करता तो भाई फिर मसला हो जाना था कि इसने इंडोर्समेंट ही नहीं की, उसने प्रॉपर इंडोर्समेंट किया, अगले बंदे को दे दिया, वेल एंड गुड। आगे, अ बिल इज पेएबल टू द ऑर्डर ऑफ कामरान, कामरान साइंस ऑन द बैक ऑफ द बिल विद वर्ड्स पे टू बिलाल और ऑर्डर, उसने भाई ये लिख दिया अगले बंदे का नाम, ठीक है, पे टू बिलाल और ऑर्डर, एंड डिलीवर्स टू बिलाल, और साइन भी अपने कर दिए उस पर, ठीक है। वो कह रहे हैं दिस इज वैलिड इंडोर्समेंट बाय कामरान टू बिलाल एंड बिलाल इज नाउ एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड टू फर्दर निगोशिएट, वो आगे भी इसको कर सकता है, ठीक है सर। बाय इंडोर्समेंट मतलब आगे भी वो इंडोर्समेंट के थ्रू ही करेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर वाला है ना अभी तक, अगर ये खुल जाता है, बिलर हो जाता, तो फिर आगे इंडोर्समेंट करने की नीड नहीं, सिंपल डिलीवर करो, अगले बंदे को दे दो। और आइए समझिए, कोई नहीं। अब आगे एक कॉन्सेप्ट है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का। भाई क्या कॉन्सेप्ट है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो सर सिंपल सी बात है, जिस तरह होल्डर इन ड्यू कोर्स था, होल्डर इन ड्यू कोर्स हमने क्या कहा, जो हर तरह के ऐप से पाक है बंदा, उसने इंस्ट्रूमेंट के वाले से, ठीक है, उसने इंस्ट्रूमेंट को ख़रीदा है पैसे या कंसिडरेशन देकर, वैलिड कंसिडरेशन थी, एडुकेट कंसिडरेशन थी, गुड फेथ में लिया, उसको नहीं पता था कि डिफेक्टिव टाइटल था इसका, ठीक है, तो भाई हम कहेंगे कि इस बंदे ने ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। इस तरह पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वो कहते हैं कि कब समझा जाएगा कि जो पेमेंट हुई है, जाहिर पेमेंट ही होनी है ना कभी चेक के ऊपर बैंक पे करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ड्रॉई पे करेगा, जो आपका प्रोमिसरी नोट है उसके ऊपर मेकर पे करेगा। कहते हैं कब समझा जाएगा कि पेमेंट ड्यू कोर्स में हुई है, कि पेमेंट बिल्कुल वैलिड है, इस पेमेंट के ऊपर नुक्ता नहीं उठाया जा सकता, इस पेमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि आपने गलत बंदे को पेमेंट की है। ये मौका, ये वक्त कब आएगा, इसको अभी हमने देखना है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो उसके ऊपर टाइम था उसके अंदर अंदर आपने उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके मुताबिक आपने पे किया, इन गुड फेथ पे किया,
and without negligence to any person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned। और कहता है उसने कोई लापरवाही, कोई नेग्लिजेंस नहीं बरती, मतलब कि जिससे ये लग रहा हो गया ये जो बंदा है ये असल ऑनर नहीं है। बात आ रही है समझ? देखें इसका मतलब क्या है कि उसने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म की है, बिल्कुल उसने सोच समझ के उसने बंदे को देखा है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर था, नाम लिखा हुआ था, उसने उसका CNIC लिया, नाम पढ़ा उसका कि हाँ भाई क्या आप ही हैं इसके। उसने फिर उसको पेमेंट किया, गुड इंटेंशन गुड फेथ के साथ पे किया, ठीक है, तसल्ली की है। अगर उसने पेपर देखा प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, उसके ऊपर कटिंग शटिंग हुई है, उसने फिर भी कर दिया पे और कटिंग का जवाब भी नहीं है कोई वहाँ पर, ये फिर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं की, इसका मतलब उसने तसल्ली नहीं की। क्योंकि आपने तसल्ली इतनी करनी है कि आपको पता हो कि जिस बंदे को मैं पेमेंट कर रहा हूँ बंदा ठीक है। हाँ बंदा चाहे फिर भी गलत हो, फिर आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपने क्या तसल्ली की है। बात आ रही है समझ? हो सकता है कि वो उठाया हुआ लेकर आया हो, लेकिन आपने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, जज किया, सवाल पूछे, यार आपने लिया ये वो, आपको समझ आएगी हाँ यार इसी का ही है। हो सकता है उसका ना हो, ठीक है, तो आपका कसूर नहीं है, आपने पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी है, ठीक है। आपको नहीं पकड़ा जा सकता आके कि भाई ना आपने गलत बंदे को पेमेंट की, दोबारा दो, वो कहेगा नहीं भाई मैंने इस तरह की है, साबित कर दें मैंने गलत की है, ठीक है। Apparent tenor means the period of time as expressed in the instrument after which it is payable and payment in due course results in discharge of a negotiable instrument। ओके भाई, पेमेंट इन ड्यू कोर्स से मुराद है कि भाई डिस्चार्ज हो चुका है इंस्ट्रूमेंट, अब जाके खप डल जाए बाद में कि नहीं इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, वो कहते खत्म हो गई गल। अब आपस में लड़ो, जिसने भी चोरी किया उसको पकड़ो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने पैसे दे दिए हैं, ये इसको मुक्ति मिल चुकी है भाई, ये ड्रॉई या जो मेकर था इसने अब पैसे नहीं देने, ये क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ अ बैंकर, चेक के केस में, इफ़ अ बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या है? डेट डली हुई थी भाई उसके चेक के ऊपर 15 अगस्त की, ऊपर जो डेट डली होती है ना 15 अगस्त का मतलब क्या है कि भाई अभी 15 अगस्त से पहले हो ही नहीं ना सकता पे। वो जो डेट होती है ना बेसिकली इशुएंस डेट होती है चेक की, लेकिन आपको पता है कि मार्केट के अंदर अक्सर होता है पोस्ट डेटेड चेक्स दे दिए जाते हैं। मतलब है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बंदे से, हमारे भी अक्सर कई बार हो जाता है क्लाइंट्स के साथ कि हमें शक होना है इस बंदे ने पैसे नहीं देने, वो कहते हैं यार अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन आप 10 दिन बाद का चेक ले लें मेरे से, 10 दिन बाद जाके आप इसको कैश करवा लेना। बात आई समझ? 10 दिन बाद आप इसकी पेमेंट निकलवा लेना। अब ये काइंड ऑफ उसने सिक्योरिटी दे रही है कि यार मैं भागने नहीं लगा, 10 दिन बाद मैं दे दूँगा। हाँ अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप मेरे पे केस कर देना सीधा सीधा, और चेक बाउंस होने का मैंने आपको बताया बड़ा हैवी केस है। अब सीन ये हुआ कि भाई मुझे दे दिया 10 दिन बाद का, मैं 10 दिन अभी हुए भी नहीं है, वो वाली डेट आई नहीं है जो ऊपर है, मैं पहले ही बैंक के पास गया, बैंक का दोस्त था मेरा, मैंने कहा यार कर दे यार, अभी कर दे पेमेंट, कोई नहीं बाद में जाके आ तो जाने इसके पैसे। उसने मुझे पेमेंट कर दी है भाई, उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं की, उस बंदे ने, उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं की। जैसे बैंक से पैसे कटे हैं, अगर वो बंदा जिसने मुझे ड्रॉ करके दिया, जो ड्रॉर था, वो आके बैंक लड़ पड़ता है कि भाईजान ये आपने कैसे पेमेंट कर दी, इसकी तो डेट ही बात की थी, पोस्ट डेटेड था, पोस्ट, सही है। तो भाई आप इसको किस तरह कर सकते हैं? तो भाई इस पे मसला हो सकता है उसके लिए, क्योंकि उसने अगेंस्ट ये पेरेंट टेनोर ये किया है, ठीक है। इफ़ अ बैंकर मेक्स पेमेंट ऑफ पोस्ट डेटेड, और इसी तरह अगर एक ओवर ड्यू चेक है, मतलब है कि आपको ये शायद आइडिया हो कि एक जो चेक होता है ना, जब वो बन जाता है उसके 6 मंथ के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी होती है, ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर। अब वो 6 माह गुजर चुके हैं उसको, मतलब वो 6 माह के अंदर अंदर वो कैश हो सकता है या उसके अगेंस्ट पैसे लिए जा सकते हैं। 6 माह गुजर चुके हैं, अब जाके हुआ है तो भाई ओवर ड्यू चेक की पेमेंट हुई है, ये भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है। देखो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का एसेंस समझें, उसूल समझें, प्रिंसिपल क्या है कि हर तरह के नुक्स से पाक होनी चाहिए वो वाली पेमेंट। फिर हाँ बेशक उसके अंदर नुक्स हो कोई, लेकिन आपको नहीं पता था, आपने बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक लीगली आपने पेमेंट किया, तो भाई फिर ओके हैं आप, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 19, बिल ऑफ एक्सचेंज, इफ पेड विदाउट इंक्वायरी एज टू पे योर चेक विद फोर्स्ड सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर विल अमाउंट टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पेयर एंड द अमाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पेमेंट इन ड्यू। वो कहते हैं अगर बिल ऑफ एक्सचेंज था, अब पैसे किसने देने थे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में? ड्रॉई ने देने थे। तो भाई अगर वो साइन थोड़े, फॉर एग्जांपल ये साइन है किसी बंदे के, आप ये समझ लें कि ये साइन है, ठीक है, असल वाले साइन। अब जो उसके पास आए हैं ना उसके ऊपर साइन हो के, वो लेट से
इस तरह करके है कुछ, या उसके अंदर कुछ कटिंग शटिंग हुई है, या होता है ना साइन करते हुए आपको पता लग जाता है हाथ रुका है यहाँ पे, तो ऐसे करके हाथ चला है, ठीक है, तो इसका मतलब नज़र आ रहा है यार कुछ फोर्जरी हुई है। तो वो कहता है कि ड्रॉई ने ऐसे चेक की पेमेंट, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कर दी, या बैंकर ने ऐसे चेक की पेमेंट कर दी, तो इस या मेकर ने ऐसे की कर दी, ठीक है, तो भाई ये फिर समझा जाएगा कि ये गलत हुई है, ठीक है। आपको कम से कम इतने ही तो अकल इस्तेमाल करनी। हाँ, अगर उसने किए फेक ही हुए हैं लेकिन इस कमाल से किए हैं कि आपको नहीं पता लग रहा, तो भाई फिर तो खैर ये ना जजमेंटल चीज़ है थोड़ी, ठीक है। चलें जी, आज इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आ जाए। सुल्तान ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन अमजद। सुल्तान ने भाई अमजद के नाम का मतलब है कि सुल्तान ड्रॉर है, अमजद ड्रॉई है। अमजद को उसने कहा है कि भाई तुम पैसे पे करो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है, चेक भी एक हुक्म होता है, ऑर्डर होता है कि भाई तुम पे करो। चेक बैंक को ऑर्डर किया जाता है, बैंक ड्रॉई होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी बंदा हो सकता है बैंक के अलावा, बंदा या कंपनी। तो भाई सुल्तान ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज अमजद के नाम पे ड्रॉ किया एंड मेड इट पेएबल टू बुखारी और ऑर्डर। उसने कहा बुखारी को पे करना है आपने, या उसके ऑर्डर को, मतलब बुखारी या ऑर्डर पे ही है, ठीक है। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया है, वो डेट आ चुकी है। Another person of the same name, बुखारी नाम का एक और बंदा wrongfully acquired possession of the bill, उसने जेब से निकाल लिया उसके, ठीक है, या गिरा हुआ कि मिल गया, उसने कहा मेरा नाम भी बुखारी है, ये तो सेम है, मेरे नाम का, मुझे ऊपर से आए पैसे, ठीक है। उसने कहा भी wrongfully acquired possession of the bill and presented it to अमजद for payment, और अमजद के बाद ले गया भाईजान ये पैसे तो पे कर दें। अमजद आफ्टर मेकिंग ड्यू इंक्वायरी, उसने प्रॉपर उससे पूछा अच्छा भाई तुम्हें कहाँ से मिला था ये वो, एंड बीइंग सेटिस्फाइड दैट द प्रेजेंटर इज बुखारी मेड पेमेंट ऑन द बिल, और उसको सेटिस्फाई हो गया हाँ यार ये वाकई ही इसी के नाम का है, ठीक है, और उसने भाई उसको पेमेंट कर दी। अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डिस्कस वेदर अमजद इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, क्या अमजद अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है या नहीं हो चुका। तो भाईजान पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है, पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है, पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, विदाउट लीगल प्रोविजन कोई फायदा नहीं है आपके जवाब का। तो पहले आपने लिखना है एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 व्हेन द ड्रॉई, इस केस में क्योंकि जाहिर है ड्रॉई है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज हो रहा है, व्हेन द ड्रॉई क्लियर्स द पेमेंट या मेक्स द पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टेनोर ऑफ द बिल एंड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आफ्टर टेकिंग ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। तो वो भाई उसको पेमेंट इन ड्यू, ये मैं आसान अल्फाज में ऊपर वाले बता रहा हूँ आपको, आपको वो याद करना है दोस्त को, अपने आसान अल्फाज में कर लें। तो भाई पहले आपने कहना है कि वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है, नाउ ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी ऑफ पेमेंट, अब वो डिस्चार्ज हो चुका है, अब उसने दोबारा नहीं पेमेंट करनी, ये आपने लिखना है। पहले तो आपने ये लीगल प्रोविजन बता दी ना कि यार ये असल होती है बात। अब आपने कहना है इन दिस केस, क्योंकि जो अमजद था उसने प्रॉपर इंक्वायरीज की हैं, उसने सेटिस्फाई होकर किया है भाई, तो इस केस में क्या है, उसकी जो है उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया और वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। बात आई समझ। पहले लीगल प्रोविजन लिखनी, लीगल प्रोविजन अगेन बता देता हूँ, बहुत बार बताया है, जो असल कानून बोल रहा है, कानून ने हमें एग्जाम्पलें नहीं दी हुई, कानून ने सिंपल हमें वो अपनी लाइनें बताई हैं, एग्जाम्पल्स खुद बनाई हैं। कानून सिंपल आपको लॉ बताता है यार पेमेंट इन ड्यू कोर्स ये होती है, अच्छा हमने फिर एग्जांपल बनाई कि अच्छा यार अगर इस तरह होगा तो ये होगा, इस तरह होगा तो ये होगा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वो कहता है कानून से जवाब दो मुझे। कानून आपने खोला, उसके अंदर एग्जांपलें नजर नहीं आई आपको लाइन नजर आई है कि यार अच्छा पेमेंट इन ड्यू कोर्स होती क्या है, आपने वो लिख दी यार अच्छा होती ये है। अब उसको देखते हुए आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई ये जो सिनेरियो के अंदर हुआ ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है कि नहीं हुई। बात आई है समझ। लीगल प्रोविजन से मुराद क्या है, कानून। कानून के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं है, कानून के अंदर सिंपल कानून लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। वो आपने लॉ की लाइनें लिखनी है वहां पे रेलेवेंट जो है, ठीक है। और फिर आपने करना है कि मैं ये जवाब किस बेस पर कर रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, अ चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी और ऑर्डर, ओके जी, इट इज स्टोलन, गुम हो गया, एंड बी इज इंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड। अच्छा अब ये बात बड़े गौर से समझनी है आपने। चेक बनाया किसने है भाई, ए ने। चेक बनाने वाले को क्या बोलते हैं, बात बड़े गौर से समझें, लॉजिकल सी बात है। चेक बनाने वाला कौन होता है, ड्रॉर होता है। और ड्रॉर ने जिस बैंक का चेक दिया, आपको पता है चेक निकालने उसके ऊपर बैंक का नेम शेम होता है, HBL का, MCB का, मिजान का, वट उसका नेम होता है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जो चेक दे रहा है उस बंदे का उस बैंक के अंदर अकाउंट है, ऐसे ही है ना, उस बैंक के अंदर उसका क्या है, अकाउंट है।
तो अगर मैं एक एमसीबी का चेक दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ड्रॉर हूँ और मेरा एमसीबी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट है। एमसीबी वालों को मेरे साइंस का पता होना चाहिए क्योंकि मैंने दिए हुए हैं, तो वो उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे क्या इसी बंदे के साइन है। लेकिन अगर मैं किसी और शख्स को दे रहा हूं चेक, क्या उसके भी साइंस का पता होना लाजमी है बैंक को? बहुत बड़े गौर से समझनी है। देखो ये चेक है, इस पे यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल HBL, इधर डेट डाली हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप डाल लें कोई 24 जुलाई 2024, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ जी पे रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया, बल्कि इसमें सिंपल पहले आ जाएगा पे, मैंने क्या किया मिस्टर बी और बियरर लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया और इसको क्रॉस कर दिया, बियरर कोई नहीं, अभी मिस्टर बी को देने हैं आपने पैसे, ठीक है। रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लिखते हैं, इधर आपको पता है ना इसमें भी लिखने होते हैं, वर्ड्स में भी 7 लाख फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, और यहाँ पर डब्बे में पैसे लिखने होते हैं, ये 7 लाख मैंने लिख दिया ऐसे करके। अच्छा ये हम क्यों कर रहे होते हैं एंड पे, ये आपको लॉजिक पता ही है, ये बिल्कुल इसके साथ करके लगा दें ताकि यहाँ पे कुछ और ना ऐड कर लेना कोई बंदा, ठीक है। हम इसको साथ करके इधर इस तरह लगा देते होते हैं। अच्छा तो ये हो गया भाई, यहाँ पर वो फिर वो IBN नंबर वगैरह होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये सारा आ गया। इधर करके मेरे साइन होंगे, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन कर दिए ये, ठीक है। अच्छा अब देखें HBL बैंक के का चेक है ये, तो इसका मतलब कि मैं ये बंदा जो है, इधर टाइटल भी लिखा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, ये लिखा होगा, ब्रांच वगैरह नंबर। बैंक को इस बंदे के साइंस तो पता है, अगर ये वाले साइन गलत हैं और पेमेंट हो जाती है तो गलती किसकी है? बैंक की गलती है। ये बात जरा समझ लें, ठीक है। बैंक को मिस्टर बी के साइन पता है, पता नहीं कौन है मिस्टर बी, पता है उनके उसके साइन नहीं पता। बैंक की जिम्मेदारी है इस बंदे की हद तक, अभी तक तो। आगे जरा चलें, वो कहते हैं अ चेक इज ड्रॉन पेएबल टू मिस्टर बी और ऑर्डर इट इज स्टोलन, ये हो गया भाई चोरी, मिस्टर बी के पास अब नहीं है, चोरी हो गया। एंड बीज इंडोर्समेंट इज फोर्ज्ड, हमें पता कि जी बी ने इंडोर्समेंट करनी थी, मतलब अगर आगे किसी को देना हो तो इंडोर्समेंट करते हैं ना। तो लेट्स से जी मिस्टर बी साहब ने इसकी बैक साइड पर इंडोर्स किया हुआ है, आगे किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ, द बैंकर पे नहीं लिखा हुआ, वैसे लेट्स से कि इसकी बैक साइड पर मिस्टर बी ने लिखा जी इंडोर्स्ड, मिस्टर बी ने नहीं लिखा, किसी और बंदे ने लिखा बाय मिस्टर बी, उसने अपने साइन इस तरह कर दी, और ये फोर्ज्ड साइन है, मतलब फेक साइन है, गलत साइन है। फोर्जरी का मतलब पता है ना कि जाली चीज़ बनाना, असल में उसके साइन नहीं थे, ठीक है। अच्छा भाई अब ज़रा स्नैरियो समझे दोबारा, मिस्टर ए ने एक चेक ड्रॉ किया मिस्टर बी के नाम का, मिस्टर बी से वो गिर गया या चोरी हो गया, किसी और बंदे ने उठाया, उसने क्या किया, उसने कहा यार अगर बैंक में जाऊंगा तो बैंक तो कहेगा मिस्टर बी को पैसे पे करने, लॉजिक समझे बात का, क्योंकि मिस्टर बी है वो, तो बैंक कहेगा लाओ यार आपके CNH पे मिस्टर बी लिखा हुआ, मेरा CNH तो नहीं है मिस्टर बी का, तो क्यों ना मैं इसको इंडोर्स कर दूं और इसको ओपन छोड़ दूं या अपने नाम पे कर लूं, ऐसे है ना। उसने क्या किया, मिस्टर बी के साइन किए, उसने उसको बीरर बना दिया, बीरर का मतलब आप जिसके पास है वो कर सकता है। या लेट्स से उसने क्या किया, इसको आगे किसी और बंदे के बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी मैं खुद दूं, मैंने कहा चलो जी ज़बरदस्त करवा लिया, अपने नाम पे करवा लिया, साइन उसके कर दिए। अब मैं बैंक में गया, बैंक ने चेक देखा, बैंक ने कहा अच्छा जी मिस्टर ए का ही है, अकाउंट नंबर डाल के देखा वाकई भाई है, डेट चेक की कि हाँ 24 जुलाई के बाद ही आया है ये लेने के लिए, ठीक है। साइन देखे मिस्टर ए के बड़े गौर के साथ, उसने कहा बिल्कुल सही साइन है, कटिंग शटिंग उसने कहा कहीं पे नहीं हुई, चलो जी ज़बरदस्त है। उसने क्या किया, उसने पेमेंट कर दी, उसने क्या किया, पेमेंट कर दी, पे द चेक इन ड्यू कोर्स। आगे कह रहा है इज द बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, क्या बैंकर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। वुड इट मेक, अगला सवाल, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉर सिग्नेचर वर फोर्ज्ड, अगर ड्रॉर के सिग्नेचर गलत होते, ये वाले सिग्नेचर असल थे लेकिन उसके ऊपर साइन किए हुए हैं ये वाले। अब देखो बैंक को मिस्टर ए के साइंस का पता है कि वो ये वाले हैं, अगर बैंक के अंदर यही वाला चेक मिस्टर ए की तरफ से जाता है लेकिन साइन ये वाले हैं, तो क्या बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनती देखने की भाईजान ये वाले तो 4 चेक हैं, 2 नंबर चेक हैं। अगर फिर भी बैंक पेमेंट कर देता तो बैंक फंस जाएगा। लेकिन लॉजिकली सोचें, अब यहां पर मिस्टर बी से गुम हुआ, बैंक की जाने बुला के मिस्टर बी कौन है,
बैंक को नहीं पता उसके सिग्नेचर किस तरह के होते हैं। किसी ने भाई उसके सिग्नेचर फेक करा के उसको ओपन कर दिया या अपने नाम पे करके बैंक में गया, बैंक ने बाकी चीज़ें सारी देखी हैं, इसके साइन देखे सही, ये देखा सही 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 सही, चलो उसने कहा चलो जी भाई ओके करो, इसको पेमेंट कर दो। तो भाई बैंक का क्या कसूर है? बैंक हैज़ मेड द पेमेंट इन ड्यू कोर्स, बैंक अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। अगर कल जाके मिस्टर ए बैंक पे केस कर दे कि भाईजान आपने गलत बंदे को पैसे दे दिए हैं, या मिस्टर बी केस कर दे कि आपने गलत बंदे को पैसे दे दिए हैं, बैंक कहेगा भाईजान मुझे क्या पता गलत बंदा सही बंदा कौन है, ये चेक देखो ज़रा गौर से, मेरे पास इसकी कॉपी पड़ी हुई है, आप हैं, आपके साइन है, मुझे क्या पता मिस्टर बी कौन है। ठीक है, हाँ अगर ये होता कि ये इंडोर्स ना होता, ये अगली बात समझें, ये इंडोर्स्ड होता ही ना, सिंपल यही चेक था, फिर मिस्टर सी जाके पैसे निकलवाता और बैंक दे देता उसको, वो गलत था क्योंकि ऊपर लिखा हुआ मिस्टर बी, अब मिस्टर बी ही आके ले सकता है। लेकिन अगर वो मिस्टर बी नाम का कोई और बंदा आके ले लेता है और बैंक ने ज़रा फिर भी पूछगछ की है, बैंक को सेटिस्फाई हो गया तो उसने पेमेंट कर दी, फिर भाई बैंक का कसूर नहीं होगा, बैंक को क्या पता मिस्टर बी कितने हैं यहाँ पे। और बात आ रही है समझ, उसूल समझे बात का, ये जो सारा है ना बड़ा सब्जेक्टिव सी चीज़ है और इसको साबित करना भी जाहिर है मुश्किल होगा कि क्या आपने गुड फेथ में किया था, क्या आपने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की थी, आपने तसल्ली की थी पूरी, जाहिर एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसके ऊपर बहस बहुत होगी अदालतों में। लेकिन कानून ये कह रहा है कि भाई अगर साबित हो गया कि उसने तसल्ली से किया है तो भाई बैंक का कोई कसूर नहीं है। इसका जवाब ज़रा देखें। ठीक, पहले तो आपने वही लीगल प्रोविजन लिख देनी है, वही ऊपर वाली, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट अकॉर्डेंस विद द पेरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ। ये चाहे इतना लंबा ना ही लिखें, बेसिकली उसने ये मतलब है उसने सेटिस्फाई अपने आप को करना है कि यार ये जो बंदा पैसे लेने आया यही इसका ट्रू ऑनर है, तो भाई फिर गुड फेथ में होगी ये पेमेंट। आपने लीगल प्रोविजन लिख दी, अब आपने नीचे जवाब लिखना है। कहते वेयर अ चेक पेबल टू ऑर्डर परपोर्ट्स टू बी इंडोर्स्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, the draw is discharged by payment in due course, therefore the banker is discharged from liability as a banker is not expected to know the signature of the payee। उसको क्या पता पेई के सिग्नेचर क्या है, मिस्टर बी के सिग्नेचर क्या है, उसको नहीं आइडिया इस चीज़ का। ठीक है, तो भाई वो अपनी उससे आज़ाद है। लेकिन अगला वो था वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉ सिग्नेचर वर फोर्ज, अगर इसके सिग्नेचर फोर्ज होते तो भाई फिर बैंक को पता है इसके सिग्नेचर्स का असल वाले क्या है। अगर ये गलत सिग्नेचर है तो फिर बैंक की गलती है, बैंक अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं है, बैंक दोबारा पेमेंट करेगा फिर इसको, क्योंकि वो बैंक से 2 नंबरी हुई है। बैंक अब उस बंदे के खिलाफ केस करे, जो मर्जी करे, उसका अपना मामला है, लेकिन मिस्टर ए जो है उससे पैसे निकलवा लेगा कि भाई ना आपने 7 लाख रुपया गलत बंदे को पे किया, उसने गलत साइन किए हुए थे। आइए बात समझ। ठीक है जी, आगे सिंपल उसने कहा होल्डर इन ड्यू कोर्स बता रहे हैं, तो डेफिनेशन ही है, ये आपने बता देनी है। आगे वो निगोशिएशन और एंडोर्समेंट का पूछ रहे, तो ये भी आपने बता। निगोशिएशन से मुराद क्या है कि भाई अगले बंदे को ट्रांसफ़र होना है। ट्रांसफ़र अगर तो बीरर चेक था, ये वाला बीरर इंस्ट्रूमेंट था, तो ये सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर ऑर्डर वाला था तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के थ्रू होता है। तो इसका मतलब इंडोर्समेंट अलग चीज़ है। निगोशिएशन के अंदर इंडोर्समेंट भी आती है, सिंपल डिलीवरी भी आती है अगर बीरर चेक हो, बीरर इंस्ट्रूमेंट हो। लेकिन इंडोर्समेंट के केस को आपने बताना है जब उसके ऊपर साइन होते हैं प्रॉपर, ठीक है, और फिर वो होता है। आइए भाई बात समझ। चलें जी, मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कल इंशाल्लाह प्रोमिसरी नोट होता है किस तरह का है उसको देखेंगे, उसके एसेंशियल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली हम आगे को बढ़ रहे हैं इसकी, लेकिन ज़ाहिर है इसको स्लोली हमने चीज़ों को लेकर चलना है ताकि आपको एब्जॉर्ब हों, समझ आए सारी चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।